अष्टांग हृदय सूत्रस्थान आयुष्कामी अध्याय अष्टांगानी श्लोक 5-6 कानी पुनः तानि अष्टांगानी इत्याह काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा रुशान अष्टांगानी तस्याहु येषु संश्रिता। तो पहले हम इसमें सर्वांग सुंदर टीका देखेंगे, फिर आयुर्वेद रसायनम टीका देखेंगे। काय इति, तो सर्वांग सुंदर टीका में काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा रुशान, यहाँ से इस टीका का प्रारंभ होता है। तो कायश्च बालश्च ग्रह ऊर्ध्वांगश्च शल्यश्च दंष्ट्राश्च जराच ऋषिश्च एति इतरेतर द्वंद्व। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये द्वंद्व समास के बारे में बताया गया है। ननु सर्वचिकित्साया काय आश्रित्वात् काय शब्दो अर्थात अक्षिप्त एव। ये जितने भी चिकित्साएं बताई गई है, 8 अंग बताए गए हैं, यह जो है, अगर काय का अर्थ हम शरीर लेते हैं तो इसके ऊपर ये चीज़ें आश्रित रहती हैं। तत्किम अर्थ काय शब्द उपादीयते, तो यहाँ यह तर्क दिया गया है कि जब सब चिकित्सा तो काय आश्रिति है, तो यहाँ काय शब्द का उपयोग क्यों किया गया है। ब्रूम प्रकर्ष अर्थम, तो काय का जो अर्थ है काफी प्रकर्ष है, यहाँ बोला गया है। यथा पुरुषाय अभिरूपाय कन्या आदि इति अत्र अभिरूप ग्रहणाद अभिरूपम तम आएति प्रतिपाद्यते। तो यहाँ पर काय बोला गया है, तो यथा पुरुषाय अभिरूपाय, तो पुरुष का भी यहाँ पे अर्थ अभिप्रेत है, और कन्या दि अत्र अभिरूप ग्रहणात् अभिरूपम आएति प्रतिपाद्यते। तथेह अपि प्रकृष्टो यह कायः संपूर्ण धातु प्रकृष्टा च य अवस्था, तो जो काय चिकित्सा बोला गया है उसमें इनका कहना है कि ततः अपि प्रकृष्टो यह कायः संपूर्ण धातु प्रकृष्टा च य अवस्था तथा युक्त तत्संग्रहार्थ काय शब्द उत्पात। कहने का मतलब ये है कि शरीर को काय बोला गया है और अग्नि को भी काय बोला गया है, तो ये जितने भी 8 अंग है, यह काय के आश्रित रहते हैं, मतलब शरीर के आश्रित रहते हैं, और इनमें चिकित्सा की जाती है। तो इसमें अलग अलग क्या डिफरेंस है आगे बताऊंगा मैं। तथा चीय चयने इति अस्मात् धातोर व्युत्पादित काय शब्द,
चीय चयने मतलब चिकित्सा का जो धातु है चीय चयने, तो इससे काय शब्द की उत्पत्ति हुई है। चीयते प्रशस्त दोष धातु मल मलय एर इति काय। तो हम स्वस्थ के अगर लक्षण भी अगर देखा जाए तो उसे बोलेंगे प्रशस्त दोष होना, प्रशस्त धातु होना, प्रशस्त मल होना। तो इसे ही हम अस्वस्थ काया बोल सकते हैं। तद इव सर्व शरीर उपताप कानाम आम आम पक्वाशय स्थानोद्भवानाम ज्वर रक्त पित्त अतिसार आदिनाम रोगानाम यत्र उपशम योगो निगत्यते। तो जैसा कि हमें पता है कि काय चिकित्सा की मेन मोटिव यही है कि शरीर के आमाशय और पक्वाशय में उत्पन्न जो व्याधि है, ज्वर रक्त पित्त अतिसार आदि, इसमें उपशम कैसे हो, तो इसका योग दिया गया है। बल सत्व संपूर्ण धातुत्वात् यवन अवस्थ कायस्थ प्रथम निर्देश। तो अगर हम एक काल का विचार करें तो बाल काल आता है, यौवन काल आता है, उसके बाद में मध्य काल, उसके बाद में वृद्ध काल। तो ऐसे शरीर की अलग अलग अवस्थाएं बताई गई हैं। बाल देहे असंपूर्ण बल धातुत्वात् प्रकृष्ट वयो अवस्था प्रभावात् तच्चिकित्सांगम पृथक निर्दिष्टम। तो बालक में क्या रहता है कि धातुओं की संपूर्ण पुष्टि नहीं हुई रहती है, तो उनकी पृथक चिकित्सा का वर्णन यहाँ किया गया है, जिसे हम बाल बोलते हैं, तथा या फिर कौमार भृत्य बोलते हैं। तथा बाल औपाइकम भेषजम, इसका अर्थ ये होता है कि जो बालक रहते हैं उनके लिए उपयुक्त जो भेषज रहते हैं, औषधि रहते हैं। धात्री दुग्ध लक्षणम, धात्री जो रहती है, जो छोटे बच्चे को दूध पिलाती है, हम आज के ज़माने में तो माता ही पिलाती है, पहले दाई पिलाती थी दूध। तो धात्री के दुग्ध के लक्षण क्या होते हैं, तो धात्री के दुग्ध जो रहता था बच्चों का मेन फूड रहता था, तो जो भी डिसीज़ का सोर्स रहता था धात्री का दूध ही रहता था। तो शुद्ध दूध या फिर दुष्ट दुग्ध, इसके जो लक्षण हैं ये इसमें आते हैं कौमार वृत्त या बाल चिकित्सा में। दुग्धोद्भव व्याधि प्रशम आदि निर्देशाच, और दूध से उत्पन्न हुए जो व्याधि रहते हैं उनका भी बाल चिकित्सा में निर्देश किया है। ननु एव वृद्धस्य प्रकृष्ट वय अवस्थाया अभावात् तद्देहे काय चिकित्से इति कथम व्यपदेश स्यात्। तो इन्होंने कहा कि वृद्धों के लिए अलग से कोई स्पेशलिटी क्यों नहीं है। ननु एव वृद्धस्य प्रकृष्ट वयो अवस्थाया अभावात् देहे काय चिकित्से इति कथम व्यपदेशे स्यात्। अत्र ब्रूम भूतपूर्व अगत्या वृद्ध देहेन ही प्रकृष्ट वयो अवस्था पूर्वम अनुभूता। तो उनका कहना है कि वृद्ध भी अगर हुए हैं तो उनमें धातुओं की जो अवस्था रहती है प्रकृष्ट यानी संपूर्ण वृद्धि होना ये हो जाती है। अतो भूतपूर्व अगत्या तत्र काय चिकित्सा उपदेशो युक्त हो। तो वृद्धों की भी जो चिकित्सा है वो काय चिकित्सा में उसका सम्मिलित होता है।
जैसे हम अभी भी देखते हैं, तो अगर कोई एमडी मेडिसिन करता है तो वह युवा को भी देखता है और वृद्धों को भी देखता है। तो उनके लिए कोई अलग से स्पेशलिटी अभी तो फिलहाल डेवलप नहीं है। जेरियाट्रिक्स कहा जाता है, पर अभी वो ग्रोइंग स्टेज में है। अलग से स्पेशल ब्रांच जेरियाट्रिक्स की नहीं दिखती है कन्वेंशनल मेडिसिन में। एव ग्रह चिकित्सा नाम, अब ग्रह चिकित्सा का वर्णन बताएंगे। यत्र देव आदि ग्रह गृहीतानां प्राणिनां शांति कर्म विधीयते। देव आदि जो ग्रह है, देव यक्ष राक्षस आदि जो ग्रह है, तो उनके वजह से प्राणियों को अगर कोई हानि होती है तो उनके कोप के वजह से, तो उसमें शांति कर्म कैसा करना है, तो ये चीज़ आती है ग्रह चिकित्सा में। तो ग्रह चिकित्सा का हम थोड़ा सा जो कोरिलेशन है जो मॉडर्न की जो चिकित्सा है उससे कह सकते हैं। जो बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, तो ये इसमें ग्रह चिकित्सा में आएंगे। इसका चरक संहिता में काफ़ी अच्छा रेफरेंस दिया गया है। त्रिपाद क्षीर राक्षस जो बोला गया है कि राक्षस जो रहते हैं वो सूक्ष्म जीव को बोला गया है। तो इन सब का समावेश जो है ग्रह चिकित्सा में होता है। यत्र ऊर्ध्वजत्रुगतानां रोगानां नेत्र कर्ण घ्राण आदि संश्रितानां आश्चोतन शलाका आदि नो उपशमो वर्ण्यते तद ऊर्ध्वांग चिकित्सा नाम अंगानाम। तो जो ऊर्ध्वांग बोला गया है ये शालक्य तंत्र को बोला गया है। तो इसमें जो भी क्लेविकल के ऊपर के जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उनका इसमें समावेश होता है, जैसे कि ईयर, नोज, थ्रोट, ईएनटी जिसे बोला जाएगा, आइज, डेंटिस्ट्री, और यहाँ तक कि ब्रेन का भी समावेश इसमें होता है। कहीं इसमें तो थोड़ा सा मत भिन्नता है, कहीं कोई कुछ आचार्य बोलते कि होना चाहिए ब्रेन का समावेश, कि कुछ बोलते हैं नहीं होना चाहिए। पर मेरा ऐसा मत है कि ब्रेन से रिलेटेड जो भी चिकित्सा है जहाँ हम नस से देते हैं वो अभी इसमें आना चाहिए। तो यहाँ पे जो अर्थ दिया गया है ये बोला गया है नेत्र रोग, कर्ण रोग, घ्राण आदि रोग, और जहाँ पे हम आश्चोतन करते हैं, शलाका आदि कर्म करते हैं, उसे ऊर्ध्वांग चिकित्सा कहा जाता है। अत्र च जन्मनः प्रभूतिः विचार उपदेश बाल चिकित्सेत एव प्राग वक्तु युक्ता, किंतु काय चिकित्सा प्राधान्य प्राग उपन्यस्ता ततो अनंतरम बाल चिकित्सा। तो वाग्भट की यह खासियत है कि उन्होंने काय चिकित्सा की प्रधानता बोली गई है, उसके बाद में बाल चिकित्सा के को बोला गया है। वही अगर हम कौमार भृत्य ग्रंथ की बात करें तो उसमें जो ये रहता बाल चिकित्सा या कौमार भृत्य, उसे प्रथम स्थान दिया गया है। जो अधिकरण है उसके हिसाब से हमें इसका ये करना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन सा ग्रंथ हम देख रहे हैं। सुश्रुत ने शल्य को प्रधान बोला गया है। बालस्य च ग्रह संबंधात ग्रह चिकित्सा। तो बाल ग्रह करके एक टर्म आई है, तो उनका समावेश ग्रह चिकित्सा में होगा। ततः शरीरस्य मूल रक्षार्थम ऊर्ध्वांग चिकित्सा शालक्य नाम। और
ये बालक के संदर्भ में बोला गया है कि पूरे श्लोक के संदर्भ में बोला गया है। तो इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि पेडियाट्रिक्स में जो ये होती है शालक्य तंत्र, उसका इसमें समावेश हो सकता है, या फिर ओवरऑल शालक्य का इसमें समावेश होता है। ततः शस्त्र साधन सामान्यन शल्य चिकित्सा, जहाँ शस्त्रों का उपयोग किया जाता है जिस चिकित्सा में, जिसे हम सर्जरी बोलते हैं, उसे शल्य चिकित्सा कहा जाता है। पीड़ाकरण समानत्वात् दंष्ट्र चिकित्सा, तो पीड़ाकरण में विष आता है, तो प्राणी का विष हो, स्थावर विष हो, जंगम विष हो, वनस्पति का विष हो, ये सब दंष्ट्र चिकित्सा में इसका होता है। दंष्ट्र विषात्मिका, तो कहीं कहीं रेफरेंस आता है कि गर्भ चिकित्सा भी जो रहती है उसे दंष्ट्र चिकित्सा कहा जाता है। विषेण आशु च मरणे संभव्य माने रसायन उपयोगो युक्त इति रसायन चिकित्सा। यहाँ पे जो संदर्भ दिया गया है उसके अनुसार विषेण नाशु च मरणे संभाव्य माने रसायन उपयोग युक्तम इति रसायन चिकित्सा। तो हम ये बोल सकते हैं कि विष चिकित्सा के आगे का जो ये चिकित्सा है ये रसायन चिकित्सा बोलते हैं। तो ये संदर्भ के हिसाब से हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी शरीर में अगर विष बाधा अगर रहती है तो विष शमन के बाद में रसायन का उपयोग किया जाता है, अथवा विष से रसायन जेयत्वात् रसायन कथन प्रस्ताव। तो विष का जो गुण रहता है वो शरीर का नाश करता है, और रसायन का गुण रहता है शरीर का संरक्षण करता है। ततो अनंतरम वाजीकरण भरणेन प्रस्ताव, उसके बाद में जो अंतिम वर्णन किया गया है वो वाजीकरण का किया गया है। तो तथा च अधीते ग्रंथकृत वाजीकरणम इच्छेत सततम विषयी पुमान, जिसे हम बोलेंगे संभोग की इच्छा होना, या फिर संतति अच्छी हो, इसके लिए बीज शुद्धि हो गई। पुरुषों में जो चिकित्सा की जाती है उसे वाजीकरण कहा जाता है। रसायन पश्चात आदित्यर्थ, तो इसका हम ये अर्थ लगा सकते हैं कि रसायन चिकित्सा के पश्चात इसका उपयोग किया जा सकता है। यत्र अल्पदुष्टरेतसाम तद आप्यायन प्रसादन उपजनन रूप चिकित्सा क्रियते तद्वाजीकरणम। यद अल्परेतस दुष्टरेतस में और रेतस के आप्यायन में, प्रसादन में, उपजनन में जो चिकित्सा का उपयोग होता है वो वाजीकरण होती है। ये वाजीकरण की काफ़ी अच्छी डेफिनेशन हम समझ सकते हैं। एवं इति कायादिनी तस्य आयुर्वेद अष्टावंगानी आहुर वदंती, तो इस प्रकार 8 अंगों का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा आत्रेयादय इति शेष, तो जो परंपरा आई है ब्रह्मा से चल के आत्रेय तक, तो इसमें यही अष्टांग का वर्णन होता है। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा और विषाण, येषु कायादिषु चिकित्सा संस्कृता व्यवस्थिता। तो ये सब जो रहते हैं यहाँ इसका अर्थ ये होता है कि काय या दिशु चिकित्सा यानी शरीर के आश्रित ही ये रहते हैं। तो काय का कहीं अर्थ काय चिकित्सा लिया गया है, कहीं शरीर लिया गया है, कहीं अग्नि लिया गया है। चतुर्नाम भिषगादीनाम शस्तानाम धातु वैकृते प्रवृत्तिर धातु सात्म्यार्थ चिकित्सा इत्यभिधीयते। तो
जो हम बोलेंगे कि चार जो स्तंभ बोले गए हैं, चिकित्सा के चार चतुष्पाद बोले गए, चतुर्नाम भिषक आदि नाम। भिषग, औषध, उसके बाद में जो सेवक रहता है वो, और रोगी। तो ये चारों जो रहते हैं, ये चिकित्सा के चतुष्पाद रहते हैं। इन्होंने प्रॉपर अगर टीम वर्क किया, इन्होंने प्रॉपर समझदारी से काम किया, तो धातु विकृति जो है हमारे शरीर के दूर हो सकती है, और धातु साथ में प्रस्थापित हो सकता है, और इसी को चिकित्सा कहते हैं। इति मुनि प्रोक्त लक्षणम न इह तंत्र कृदत्त चिकित्सा शब्द देवस्य अर्थस्य लब्धत्वात् तथा च निर्दिष्टम आहु। निंदा, क्षमा, व्याधि, प्रतिकार, विचारण विचारणासु सा निष्पद्यत इति। कितेर धातोर व्याधि प्रतिकार एवस्य व्युत्पादित्वात्। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ मानस भाव का भी वर्णन है। निंदा, क्षमा, व्याधि प्रतिकार, विचारण आसु। तो इस प्रकार जो सर्वांग सुंदर व्याख्या है उसका वर्णन किया है। अब आगे देखेंगे आयुर्वेद रसायन व्याख्या। आयुर्वेदांग आह काय इति तानि च कायादीन अष्टा आहु। तत्र काय शब्देन सर्व अवस्थम सर्व अवयव च शरीरम गृह्यते। तो काय शब्द का इन्होंने काफी अच्छा अर्थ बताया गया है कि सर्व अवस्था, बाल अवस्था हो, युवा अवस्था हो, वृद्ध अवस्था, और सर्व अवयव, सिर से लेके पैर के नाखून तक जितने भी अवयव बोले गए हैं, सबकी चिकित्सा को काय से संबंधित किया गया है। बाल आदि शब्द तस्य अवस्था विशेष लक्षण थे। जैसा कि धातुओं का पोषण नहीं होता है जनरली 16 सालों तक, कहीं वर्णन है कहीं ज़्यादा भी है, तो उस अवस्था को बाल कहते हैं। ऊर्ध्वांग त्व अवयव विशेष। तो जैसा कि पहले भी कहा गया है कि जो क्लेविकल बोन के ऊपर के जितने भी अवयव रहते हैं उसे ऊर्ध्वांग कहा जाता है। बालम प्रथमम वयम। तो बाल का कहा है कि प्रथमम वय जो रहता है गर्भ की उत्पत्ति से लेके 16 साल की उम्र तक, इसके लक्षण मैंने बता चुका हूँ। ग्रहो ग्रह आर्तत्वम, ग्रहों से जो पीड़ित रहते हैं, ग्रह आदि से जो पीड़ित रहते हैं उनकी चिकित्सा ग्रह चिकित्सा में आती है। ऊर्ध्वांगम शिरः। हाँ, तो यहाँ पे ऊर्ध्वांग मतलब शीर बोला गया, तो शीर में हम ब्रेन भी ले सकते हैं, स्काल्प भी ले सकते हैं, आइज भी ले सकते हैं, नोज भी ले सकते हैं, थ्रोट भी ले सकते हैं, टीथ भी ले सकते हैं, ईयर भी ले सकते हैं। तो ये शीर हो जाता है। शल्यम व्रण आर्तत्वम। शल्य का मेन अधिकरण है व्रण की चिकित्सा करना, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। द्रष्टा विष आर्तवम। तो विष की जिसको बाधा हुए तो उसे दंष्ट्रा चिकित्सा दी जाती है। शल्य दंष्ट्रा शब्दों व्रण विष मात्रा उपलक्षणों। तो जैसा हम बोलते हैं कि सेप्टिसेमिया हो गया है, तो सेप्टिसेमिया मतलब क्या होता है कि कहीं पे घाव हो जाता है और उसके बाद में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम व्रणविष कहते हैं। तो यह भी हम शल्य दंष्ट्रा, एक
कंबाइन ब्रांच होनी चाहिए इसकी, जो इसकी चिकित्सा कर सके। काफ़ी अच्छा स्कोप है इसमें। आजकल जितने भी आईसीयू रहते हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन जो रहता है उस पर ज़्यादा वहाँ जोर दिया जाता है। जराम पश्चिमम वयम, जैसे बाल का प्रथम वय बोला गया है वैसे जरा का पश्चिमम वयम। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जेरियाट्रिक्स जो बोला गया है, इससे यहाँ पे अर्थ मुझे बोध होता है इसका। ऋष स्त्री प्रसंग आदित्व, तो स्त्री प्रसंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती हैं वो ऋष चिकित्सा में आती हैं। अब यहाँ पे पुरुष प्रसंग आदित्वम बोल सकते हैं क्या, तो यह संशोधन का विषय है। ईशाम च कायादीनां चिकित्सा आश्रितानाम एव अंगत्वम इत्यत आह चिकित्सा एषु संश्रिता इति। तो ये सब जितने भी रहते हैं यह काय पे आश्रित ही रहते हैं, ऐसा यहाँ पे अर्थ होता है। चिकित्सा व्याधि प्रतिकार, चिकित्सा का इन्होंने बोला गया है, किसे बोलना चाहिए, तो व्याधि का प्रतिकार करना। अतएव काय चिकित्सा बाल चिकित्से इत्यादयो अंगानां संज्ञा, तो सबका संज्ञा ऊपर बता दी गई है, काय बाल आदि। विवक्षित विवेकाच चिकित्साया एव ह्य अंगत्वम अंगानि अवयवा। तो जो अष्टांग बोलते हैं, तो अंग का क्या अर्थ होता है, तो अवयव होता है। तत्र अवस्था मात्रा आश्रयानाम, अब अवस्था में हम यहाँ पे बाल अवस्था, युवा अवस्था आदि हम समझेंगे। बालादि व्यतिरिक्त अवस्था विशेष आश्रयानाम अवयवम मात्रा आश्रयानाम ऊर्ध्वांग व्यतिरिक्त अवयव विशेष आश्रयानाम च व्याधीनां काय चिकित्सिते प्रतिकारः। तो बाल आदि के व्यतिरिक्त एक विशेष अवस्था जो जो है बाल चिकित्सा कहा गया है। अवयव मात्रा आश्रय जो रहता है ऊर्ध्वांग बोला गया है। व्यतिरिक्त अवयव विशेष आश्रयानाम च व्याधिनाम काय चिकित्सा प्रतिकार, तो सभी जो छोटे विषय है उन्हें हम काय चिकित्सा में ले सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाल चिकित्सा आदिषु तु तत् विशेष एकनिष्ठानाम इति शास्त्रार्थे एति कर्तव्या। हाँ, तो बाल चिकित्सा आदिषु तु, तो आदि में हम बाकी भी लेना चाहिए 8वां। तत् विशेष एक निष्ठान नाम, तो सब स्पेशलिटी है अलग अलग। इति शास्त्रार्थे एति कर्तव्यता, तो अपनी अपनी स्पेशलिटी डेवलप करना यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जैसे पुराने ज़माने में ये था, अलग अलग स्पेशलिटी आज भी है, लेकिन आयुर्वेद में स्पेशलिटी नहीं मिलती है। अगर हम किसी
सड़क पे जाते हैं वहाँ पे आयुर्वेद दवाखाना देखते हैं, तो वो एक तो लिखते हैं बीएमएस या लिखते हैं एमडी आयुर्वेदा। बहुत कम जगह देखा जाता है कोई लिखता है एमडी काय चिकित्सा, एमडी कौमारभृत्य, एमडी शल्य, एमडी शालक्य। अब बचे तीन अंग जो है गृह चिकित्सा, जरा चिकित्सा और वाजीकरण चिकित्सा। हाँ, वाजीकरण चिकित्सा बहुत पॉपुलर है आयुर्वेद में। काफ़ी पेशेंट आते हैं वाजीकरण के हिसाब से। तो ये स्पेशलिटी कहीं डेवलप है कहीं नहीं है, लेकिन इसका मार्केट बहुत बड़ा है, तो इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। रसायन चिकित्सा, अगर हम ये बोल सकते हैं सुवर्ण प्राशन, सुवर्ण को एक रसायन बोला गया है। तो ये, और आजकल च्यवनप्राश का जो मार्केट है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। अब लोग आयुर्वेद नहीं जानते हैं लेकिन च्यवनप्राश सब जानते हैं। तो च्यवनप्राश एक रसायन कल्प है, लेकिन रसायन की व्याप्ति बहुत बड़ी है, तो इसका भी स्टडी होना चाहिए, जिसे गृह चिकित्सा बोला जाता है। तो दो उसमें मत है। पहला है, ग्रह का मतलब ये होता है जितने भी सूक्ष्म जीव, जिसे हम बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, वायरोलॉजी बोलते हैं, फंगस की स्टडी बोलते हैं, ये एक चिकित्सा हो सकती है जिसे ग्रह बोला जाता है। या फिर जिसे हम ज्योतिष शास्त्र से संबंधित भी अगर बोले जाए, या तंत्र शास्त्र से संबंधित भी बोले जाए, तो इसे भी ग्रह चिकित्सा बोला जाता है। तो ये भी अपने आप में एक स्पेशलिटी है। कन्वेंशनल मेडिसिन इसको एक्सेप्ट तो नहीं करता है, लेकिन काफ़ी लोग और काफ़ी पेशेंट बोला जाए, काफ़ी क्लाइंट बेस बोला जाए, तो इस चीज़ का भी है। तो इसमें कहीं ना कहीं रिसर्च होना चाहिए और स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो ये 8 अंग हैं। वाग्भट के अनुसार काय जो है ये प्रधान अंग है, उसके बाद में जो बाकी अंग आते हैं। तो इस प्रकार हम अष्टांग का वर्णन का समारोह करते हैं।